सुप्रभात। आज हम एमए चतुर्थ सेमेस्टर के 17वें प्रश्न पत्र के विषय में पढ़ेंगे, जिसका नाम है हिंदी आलोचना साहित्य। तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि आलोचना का अर्थ क्या है। हमने पूरे प्रश्न पत्र में आलोचना के विषय में पढ़ना है, तो यह जानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि आलोचना किसे कहते हैं, आलोचना का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषाएं क्या है तथा कितने प्रकार की आलोचनाएं हम कर सकते हैं, अर्थात आलोचना के कितने भेद हैं। तो सबसे पहले हम आलोचना शब्द के बारे में जानेंगे। सामान्यतः जब हम बात करते हैं तो आलोचना का एक ही अर्थ लगाया जाता है, किसी के दोषों का विवेचन करना, किसी के दोषों के विषय में जानना। किंतु जहां पर साहित्य की बात हो तो साहित्य के संदर्भ में आलोचना किसी कृति या कोई भी रचना है, किसी कृति के गुण और दोषों का विवेचन करना होता है। अर्थात आलोचना का अर्थ है कि किसी भी रचना की या किसी भी कृति के गुण दोषों का विवेचन करना ही आलोचना कहलाता है। और हम सामान्यतः आलोचना का अर्थ दोष से मानते हैं, जबकि आलोचना का अर्थ क्या है, गुण एवं दोषों के विषय में विवेचन करना। आलोचना जो शब्द है उसके अर्थ के विषय में या उसके शब्द के अर्थ में जाएं। आलोचना जो शब्द है उसके शाब्दिक अर्थ में हम जाएं तो आ का अर्थ है चारों ओर और लोचन का अर्थ होता है देखना, अर्थात चारों ओर देखना, समग्रता से देखना। तो आलोचना का हम शाब्दिक अर्थ लगा सकते हैं कि चारों तरफ देखना, और हम कह सकते हैं कि किसी साहित्यिक रचना की जो सम्यक परीक्षा करना, उसके गुण को भी और उसके दोष का भी उद्घाटन करना, अर्थात तटस्थ होकर हमें गुण भी बताने हैं और दोष भी बताने हैं कि उसमें कमियां क्या है। तो इस तरह से आलोचना शब्द का अर्थ हुआ। बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने अनुसार आलोचना की परिभाषाएं दी है। उनमें से कुछ इस प्रकार है। पहला देखिए, कार्लायल के अनुसार किसी साहित्यिक कृति का व्यक्ति के मन पर जो प्रभाव पड़ता है उसे व्यक्त करना ही आलोचना है। अर्थात कोई भी व्यक्ति जब किसी रचना को पढ़ता है, किसी कृति को पढ़ता है, तो पढ़ने के पश्चात उसके मन में उसका जो प्रभाव पड़ता है, जब उसी प्रभाव को व्यक्त करता है, बताता है उस कृति के विषय में, तो वही आलोचना कहलाती है। ड्राइडन के अनुसार आलोचना वह कसौटी है जिसकी सहायता से किसी रचना का मूल्यांकन किया जाता है। वह उन विशेषताओं का लेखा जोखा प्रस्तुत करती है जो साधारणतः किसी पाठक को आनंद प्रदान करती है। तो ड्राइडन का कहना है कि किसी भी कृति का जो मूल्यांकन है उसके लिए जो मानदंड निर्धारित किए जाते हैं, उन मानदंडों के अनुसार ही उस रचना का या उस कृति की विशेषताओं को उजागर किया जाता है। श्याम सुंदर दास के अनुसार यदि साहित्य को जीवन की व्याख्या माने तो आलोचना को उस व्याख्या की व्याख्या मानना पड़ेगा। इस व्याख्या में श्याम सुंदर दास के अनुसार आलोचनात्मक व्याख्या पर विशेष बल दिया गया है। तो इस तरह से विभिन्न विद्वानों ने अपनी अपनी तरह से आलोचना की परिभाषाएं दी हैं। अब हम समझेंगे आलोचना के भेद, अर्थात एक आलोचक के रूप में हम किस तरह से किसी कृति की या किसी रचना की आलोचना कर सकते हैं। तो इसके बहुत भेद हैं जिनमें से हमें पढ़ना है कि यदि हम आलोचना करेंगे तो किन किन मानदंडों को लेकर आलोचना कर सकते हैं। पहला है शास्त्रीय आलोचना। जो आलोचना की विभिन्न पद्धतियां हैं उसमें हम पढ़ेंगे शास्त्रीय आलोचना। इसके अंतर्गत एक जो आलोचक होता है उसे काव्यशास्त्र का ज्ञान होता है, अर्थात काव्यशास्त्र के नियमों को वो आधार बनाता है और तब किसी भी रचना का या किसी भी कृति का मूल्यांकन करता है। काव्यशास्त्र के अंतर्गत उसके जो नियम है, रस, छंद, अलंकार इत्यादि, उसको मानदंड बनाकर वह अपनी व्याख्या को या अपनी आलोचना को प्रस्तुत करता है। अर्थात उस रचना को काव्यशास्त्र के नियमों के अनुसार
काव्य शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार उनकी कसौटी पर खरा उतरना पड़ता है। तो शास्त्रीय आलोचना में काव्य शास्त्र के अनुसार उसके नियम या सिद्धांतों के अनुसार कृति की जांच पड़ताल की जाती है। अगला है व्याख्यात्मक आलोचना। व्याख्यात्मक आलोचना के अंतर्गत किसी भी कृति की या किसी भी रचना की जो व्याख्या की जाती है, जैसे रूढ़िवादी आलोचकों ने बनाया कुछ नियम बनाए हैं, जैसे रूढ़िवादी आलोचकों ने कुछ नियम बनाए हैं, उन नियमों के आधार पर ही किसी रचना के सौंदर्य का उद्घाटन करना, व्याख्यात्मक आलोचना के अंतर्गत जो आलोचक होता है वह व्यक्तिगत रुचि के अनुसार निरपेक्ष होकर अथवा तटस्थ होकर कृति की व्याख्या करता है, कृति की आलोचना करता है, जिसमें वो इतिहास या फिर तत्कालीन परिस्थितियां हो सकती हैं, या फिर कृति का जो प्रतिपाद्य विषय है किसी का भी विश्लेषण कर सकता है। तो व्याख्यात्मक आलोचना जो सबसे पहले शुरू की थी, उसका जो प्रारंभ किया था वो कार्लायल में, हिंदी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने व्याख्यात्मक आलोचना का सूत्रपात किया है। उन्होंने सूर, तुलसी, जायसी इत्यादि की आलोचना में इसी पद्धति को अपनाया है। इस प्रकार व्याख्यात्मक आलोचना हमने समझी। अगला है निर्णयात्मक आलोचना। इस आलोचना पद्धति में जो आलोचक होता है वह रचना को पढ़कर अपना निर्णय देता है। इस प्रकार एक न्यायाधीश होता है कि वो भली भांति पहले किसी भी केस को समझता है, उसके बाद निर्णय देता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर जो आलोचक है वो कृति को पढ़ेगा, समझेगा और उसके बाद अपने निर्णय को देगा कि हाँ, इसमें ये कमियां हैं और ये इसमें गुण है अथवा विशेषता है। कभी कभी व्यक्तिगत रुचि के अनुसार भी वह निर्णय दे सकता है, कभी लोकहित की दृष्टि से भी वो अपना निर्णय दे सकता है। तो वह कृति का जो मूल्यांकन है वह अपने अनुसार निर्णय देकर उसका मूल्यांकन कर सकता है। ऐतिहासिक आलोचना। साहित्यकारों की जो रचनाएं हैं वो युग से ही प्रभावित होती है, अर्थात जिस युग की जो रचनाएं होंगी वह रचना अपने युग से अवश्य प्रभावित होती है। तो ऐतिहासिक आलोचना या जो ऐतिहासिक समीक्षा पद्धति है, इसमें जो भी आलोचक होगा जो रचना की आलोचना करता है वह तत्कालीन परिस्थितियों का विश्लेषण अवश्य करेगा, अर्थात उस रचना की आलोचना करते हुए वह तत्कालीन परिस्थितियों का विश्लेषण करेगा, उसकी पृष्ठभूमि को देखेगा, तब जाकर वह उस रचना का परीक्षण करेगा। आधुनिक युग की बात करें तो ऐतिहासिक आलोचना का बहुत ही विकास हुआ है और जो समालोचना की इस पद्धति ने समीक्षा को एक नई दिशा दी है, क्योंकि ऐतिहासिक आलोचना का जो आधार है और हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों की रचना इसी प्रणाली के आधार पर हुई है। तो इस आलोचना पद्धति में मात्र एक कमी है और वह यह है कि विभिन्न परिस्थितियों का जब हम विश्लेषण कर रहे हैं तो उसको विस्तार मिल जाता है और विस्तार मिलने के कारण जो मूल रचना है वह थोड़ा उपेक्षित हो जाती है। अगला है मनोवैज्ञानिक आलोचना। मनोवैज्ञानिक आलोचना से तात्पर्य है कि मनोविज्ञान से संबंधित, अर्थात कोई कृति है उसका मनोविज्ञान के परिप्रेक्ष्य में उसकी आलोचना करना। और फ्रायड क्या कहते हैं कि कला का जन्म वासना से होता है, अर्थात हमारी जो कुंठाएं हैं और हमारी जो अतृप्त वासनाएं हैं जो कि अवचेतन मन में पड़ी रहती हैं, तो वह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में कला के माध्यम से हम व्यक्त करते हैं। तो जो मनोवैज्ञानिक आलोचना है उसमें मनोविश्लेषण को ही आधार बनाया जाता है, अर्थात किसी भी रचना या किसी भी कृति का परीक्षण मनोविश्लेषण आधार पर ही होता है। तो इस आलोचना पद्धति में सबसे बड़ा दोष यह है कि साहित्य को कुंठाजनित माना जाता है। यह आवश्यक नहीं है कि सच्चा कवि तो अपने हृदय को लोक हृदय में लीन करता है। इसमें हमें
किसी साहित्यिक कृतिकार के अंतर्मन को या उसके स्वभाव को भी उसका भी विश्लेषण करना होता है। अर्थात किस दशा में, किस स्थिति में, किस परिस्थिति में कृतिकार ने या रचनाकार ने यह रचना रची होगी। तो रचना के साथ साथ इस पर रचनाकार का भी विश्लेषण किया जाता है, मनोविश्लेषण किया जाता है। अगला देखिए, प्रभाववादी आलोचना। प्रभाववादी आलोचना पद्धति में जो आलोचक है वो जो रचना का विश्लेषण करता है, किसी पुस्तक का विश्लेषण करता है, तो वह जो भी उस पर प्रभाव पड़ता है, अर्थात रचना को पढ़ने से उसके मन पर जो भी प्रभाव पड़ता है, आलोचक अपने हृदय में पड़े हुए प्रभाव को ही सबके समक्ष रखता है। अर्थात आलोचक जब रचना को पढ़ता है तो जो उस पर प्रभाव पड़ता है वह तटस्थ होकर उसकी आलोचना करता है, अर्थात उसके गुण और दोषों को बताता है। तो प्रभाववादी आलोचना का दोष यह है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी रुचि और अपना मत प्रस्तुत करता है, तो रुचि में भिन्नता होती है, अपने सोच में भिन्नता होती है। तो एक ही कृति या एक ही रचना की अगर प्रभाववादी आलोचना की जाए तो आलोचना अलग अलग आएगी। क्यों? क्योंकि आलोचक अपनी रुचि के अनुसार ही उस कृति की आलोचना करेगा। अगला है प्रगतिवादी आलोचना। इस आलोचना पद्धति के जो जनक हैं वो गोर्की माने गए हैं, जिनका पूरा नाम है मैक्सिम गोर्की। और इस आलोचना का जो आधार है वो समाजवादी यथार्थ है, अर्थात समाज का जो यथार्थ है, जो वास्तविकता है, उसी को आधार बनाया जाता है। क्योंकि प्रगतिवाद में वर्ग संघर्ष की पृष्ठभूमि रहती है, पूरे समाज को दो वर्गों में बांटा गया है। तो इसमें इसके अनुसार जो कृति है वो शोषण का विरोध करती है या जन सामान्य के लिए हितकर है, इस सिद्धांत को देखकर ही उसकी आलोचना की जाती है। जन सामान्य के लिए यदि वो हितकर है और मार्क्सवाद का प्रचार करती है तो उतनी ही अच्छी कृति है। अर्थात इस आलोचना में प्रगतिवाद के नियमों को आधार बनाकर ही आलोचना की जाती है। और अंतिम है तुलनात्मक आलोचना। तुलनात्मक आलोचना पद्धति में किसी भी दो काव्य प्रकृतियों की तुलना की जाती है, या एक ही युग में दो कवियों की तुलना की जाती है, या विभिन्न युग के कवियों की तुलना की जाएगी, अलग अलग भाषा की दो कवियों की तुलना की जाएगी, या एक ही कवि की दो कृतियों की तुलना की जाएगी। अर्थात इसमें तुलना को आधार बनाकर ही आलोचना की जाती है। बस इसमें सावधानी यह है कि तुलना करने के लिए समान आधार होने चाहिए। समान आधार जब होंगे तभी तुलना को सार्थकता मिलेगी, अर्थात तुलना की आलोचना तभी सही होगी। तो तुलनात्मक आलोचना में दो कृतियों की, दो कवियों की, दो युग के कवियों की तुलना की जाती है। इस प्रकार हमने आलोचना के भेद को समझा कि आलोचना के कितने भेद हैं। कोई भी आलोचक इन पद्धतियों में से किसी एक पद्धति को लेकर किसी भी कृति की आलोचना कर सकता है।